नमस्कार। जुलाई 26, 2023 इस दिन राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा डाटा पेश किया जाता है। एक ऐसा डाटा जिसमें यह बताया जाता है कि वर्ष 2019 से 21 के बीच यानी करीब 3 साल में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं भारत से लापता, जिसमें 10,61,648 महिलाएं जो 18 वर्ष से ज्यादा और 2,51,430 लड़कियां जो 18 वर्ष से कम आयु थी। ये आंकड़ा सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है वास्तव में उतना ही डरावना है, क्योंकि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई हमारा भी हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इसी सवाल के इर्द गिर्द रहने वाला है कि भारत से महिलाएं लापता क्यों हो रही हैं और आखिर इन गायब लड़कियों और महिलाओं के पीछे किनका हाथ है जिसको रोक पाने में सरकार असमर्थ है। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं पिछले साल जुलाई 2023, वो साल जब करीब 2 साल बीतने के बाद एनसीआरबी एक डाटा पेश करता है कि 2019 से 21 के बीच यानी करीब 3 साल के अंदर 13 लाख से ज्यादा महिलाएं भारत से लापता हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे टॉप पे और वहीं यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली सबसे टॉप पे। ये रिपोर्ट सरकार पे कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या अब भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है और उसी देश में एक ऐसा डाटा सामने आएगा जो सबको अंदर से झकझोर के रख देगा कि क्या भारत में बेटियां और महिलाएं सच में सुरक्षित नहीं है। जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जहां हम एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सभी आरोप सरकार पे इसलिए भी लगते आ रहे हैं कि भारत के इतिहास में महिलाओं पे अत्याचार कोई नई बात नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में से ही महिलाओं पे अत्याचार होते आ रहे हैं, जिसको रोक पाने में हमेशा से ही सरकार नाकाम रही। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिस डाटा का बात किया था वो डाटा वर्ष 2019 से 21 के बीच का है और अगर केवल 2021 का बात करें तो ये डाटा 5 लाख के करीब था। ये आंकड़ा केवल लड़की और महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक घंटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष मिलाकर 88 लोग गायब होते हैं। अब जरा आप सोचिए कि एक घंटे में 88 लोग गायब होते हैं। इसका मतलब ये दर्शाता है कि भारत में आज भी कितनी जर्जर स्थिति है। और अगर कायदे से देखा जाए तो ये डाटा चिंता का विषय इसलिए भी है, ये सारी रिपोर्ट उस समय का है जब कोरोना महामारी के चपेट में भारत कुछ हद तक लॉकडाउन के गिरफ्त में था, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह जाना बिल्कुल संभव नहीं था। और अभी जब भारत में जीवन सामान्य हो चुका है तो आप ही सोचिए कि ये डाटा कितना बढ़ चुका हो। और अभी तक तो वर्तमान में कोई ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है जिससे हम आपको ये बता सके कि वर्तमान में ये डाटा कितना। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये डाटा वर्तमान समय में काफी बढ़ सकता है, क्योंकि इस समय भारत में जल जीवन पूरा नॉर्मल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि जिस एनसीआरबी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो एनसीआरबी क्या है। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो भारत सरकार की ऐसी संस्था है जो प्रत्येक वर्ष भारत में हो रहे अपराधों का रिपोर्ट तैयार करती है, जिससे अपराध को रोकने के लिए योजनाएं और नीतियां बनाया जाता है। अब अपने सवाल पे आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं और इनको गायब करने में किनका हाथ। तो इन लड़कियों को गायब करने के पीछे 3 मेजर कारण है। फर्स्ट, माइनिंग करने के लिए, लेबर वर्क करने के लिए और देह व्यापार के धंधों के लिए इन लड़कियों को गायब किया जाता है। परंतु आज के समय में सबसे ज्यादा लड़कियां किसी काम में विलिप्त है तो वो है देह व्यापार, क्योंकि ज्यादातर गायब लड़कियों को देह व्यापार के धंधों से ही रेस्क्यू किया गया है। और आप ही सोचिए कि देश के बड़े बड़े रेड लाइट एरिया जैसे सोनागाछी इन कलकत्ता, कामाठीपुरम इन मुंबई, बुधवारपेट इन पुणे, मीरगंज इन प्रयागराज और जीबी रोड इन दिल्ली, ये देश के टॉप रेड लाइट एरिया है जहां पे देह व्यापार का धंधा सबसे उचले स्तर पे किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन जगहों पे जैसे कोलकाता में बिहार की लड़की, मुंबई में झारखंड की लड़की और दिल्ली में जम्मू कश्मीर की लड़की कैसे पाई जा रही, आखिर ये लड़कियां यहाँ तक पहुंच कैसे रही है और इसको यहाँ तक लाने में किसका हाथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन लड़कियों को इन कामों से रेस्क्यू किया जाता है तो ये खुद बताती है कि यह यहाँ फंसी हुई है, इस बात का जानकारी इनके घर वालों को नहीं। इससे एक बात तो जाहिर हो जाता है कि गायब होने वाली लड़कियों को ज्यादातर देह व्यापार के धंधों में ही लगाया जाता है। और इन जगहों पे केवल दूसरे राज्य की ही लड़कियां नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी लड़के काफी मात्रा में फंसे हुई, जैसे नेपाल की, उज्बेकिस्तान की, रसिया की और भूटान की काफी मात्रा में लड़कियां यहाँ फंसी। और ऐसा नहीं है कि देह व्यापार का धंधा केवल भारत में ही होता है, बल्कि विदेशों में भी भारत की लड़कियां काफी मात्रा में फंसी हुई। तो लड़कियां और महिलाएं यहाँ तक 3 मेजर कारण की वजह से पहुंचती है: किडनैपिंग, सोशल मीडिया और जॉब का लालच। और यही वो 3 मेजर कारण है जिससे ये तस्कर इन लड़कियों और महिलाओं को यहाँ तक पहुंचा। तस्कर वर्ड सुनकर आपको इतना समझ आ ही जाना चाहिए कि ये वही तस्कर है जो हमारे समाज के बीच रहकर ही हमारे समाज की लड़कियों को एक ऐसे मास्टरमाइंड के हाथों बेच दे रहे हैं जो इन लड़कियों और महिलाओं को अपने फायदे के लिए अपने अनुसार यूज कर रहा है। अब एक एक कर समझते हैं कि आखिर ये तस्कर इन लड़कियों का किडनैपिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के जाल में कैसे फंसाते हैं और वो कौन से जॉब है जिसकी लालच में लड़कियों को देह व्यापार जैसे धंधों में धकेला जा रहा है। तो अब सबसे पहले बात किडनैपिंग की करते हैं, जो भारत में प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहा है। तो ज्यादातर तस्कर किडनैपिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट से मदद कर
करने के बहाने करते हैं। और ये तस्कर उन्हीं लड़की और महिलाओं के तलाश में रहते हैं जो थोड़ी डरी रहती है, सहमी रहती है, या फिर अकेली रहती है, या फिर वैसी लड़कियां जो अपने परिवार से छूट गई रहती है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ऑलरेडी मानसिक तनाव में होती हैं और ऐसी लड़कियों का किडनैपिंग करना आसान हो जाता है दूसरे लड़कियों को किडनैपिंग करने के कंपैरिजन। और बात सोशल मीडिया का करें तो ज्यादातर लड़कियां सोशल मीडिया से ही लापता हो रही हैं। और जब इन लड़कियों का रेस्क्यू किया जाता है तो ये खुद बताती है कि ये लड़कियां यहाँ पे सोशल मीडिया के चंगुल में फंसकर पहुंची। और जब थोड़ा और डिटेल्स में पता किया जाता है तो ये बताती है कि सबसे पहले इनके पास किसी अननोन आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। शुरुआती 3-4 महीने तो ये उसको इग्नोर की और 3-4 महीने के बाद प्रोफाइल देखी, माइंड चेंज हुआ और इसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अगले 3-4 महीने में कभी कभार हाय हेलो हुआ। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लड़की भी समझ रही थी कि ऐसा कुछ बात नहीं। फिर धीरे धीरे बात बढ़ा और ये हाय हेलो प्यार के रूप में बदल और ये एक दूसरे के साथ रहने का फैसला भी कर, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इनको देह व्यापार जैसे कामों में लगा दिया। और ऐसा ही देह व्यापार में फंसी अब तक हजारों लड़कियों का रेस्क्यू कर चुकी पल्लवी घोष बताती हैं कि इन लड़कियों को इस काम में डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, बल्कि पहले इनसे शादी किया जाता और एक ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां इनको जरा से भी आभास नहीं होता कि ये किस दलदल में फंसने जा रही है। और जब 1-2 साल के बाद ये लड़कियां किसी बच्चे की मां बनती हैं तब स्टार्ट होता है इन तस्कर का असली गेम। सबसे पहले इनको इनके बच्चे से अलग किया जाता है और इस बात का जोर दिया जाता है कि अगर तुम इस काम को नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। और जिसके बाद इन लड़कियों का मजबूरी बन जाता है इन देह व्यापार जैसे कामों को करने का। और ये लड़कियां इन दलदल में इस कदर फंस जाती हैं जहां से निकलना लगभग ना के बराबर था। अब पुनः अपने सवाल पे आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लड़कियों को जॉब के लालच में कैसे देह व्यापार के धंधों में फंसा दिया जाए। तो देखिए, इसी सेम सवाल पे 2020 में विद्युत जमाल और शिवालिका ओबराय की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था खुदा हाफ, जिसमें बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है कि कैसे शिवालिका ओबराय के एक जॉब के चक्कर में देह व्यापार के धंधों में लगा दिया जाए। परंतु ये तो एक मूवी था जिसकी हैप्पी एंडिंग के लिए एक्टर उन्हें बचा लाता है, परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि गायब हुई लड़कियों की जानकारी सरकार के पास है ही नहीं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब सरकार और कानून दोनों इसको रोक पाने में असमर्थ है तो क्या यूं ही भारत से लड़कियां लापता होती रहेंगी, और इन लड़कियों को देह व्यापार जैसे कामों में धकेल देने में हमारा समाज कितना जिम्मेदार है। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, जिससे समाज में एक जागरूकता पैदा हो।